हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं मैथ का। यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। आपको अब ऑब्जेक्टिव का जो टेंशन है वो ख़त्म हो गया कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे एग्जाम में। 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए लिखा हुआ है दो लगातार संख्याओं का मौसा। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। याद रखिएगा, दो लगातार संख्याओं का मौसा एक है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा। तो मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको मालूम है कि वैसा संख्या जो स्वयं से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 हो गया, जैसे 2, 3, 5, 7 आपको अभाज्य संख्या है तो उसको लसा में दोनों को गुना कर देना है। ए और बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन के साथ है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑप्शन आपको देखकर क्लिक करना है। देखिए लिखा हुआ है 0.7 पर एक रिंग। ध्यान दीजिएगा, जितना पर एक रिंग आएगा उतना नीचे 9 दे देंगे। यह एक परिमेय संख्या है तो एक डिजिट पर एक रिंग है, मतलब 7/9 हो गया। इसका यही आंसर है। चलिए आगे देखिए, संख्या 2.1311 है, फिर 3 है, फिर 111 है, 3 है, 4 को 1 है, फिर 3 है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे देखिए, सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो बच्चों सअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। याद रखिएगा, सअभाज्य संख्या का डिफिनेशन ही होता है वैसा दो संख्या जिसका मौसा एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं, अपरिमेय। तो देखिए 100 का आपको रूट से 10 बाहर आ जाएगा, ये परिमेय है। 4 का 2 आ जाएगा, 16 के 4, 25 के 5। ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 17 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए रूट 17 जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय है और ये तीनों परिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसा संख्या जो स्वयं से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 16 तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी है, तो ये तो है नहीं अभाज्य संख्या। 15 भी नहीं है क्योंकि 3 से है, 5 से, 1 से, ये भी आपको 11 से, 3 से, ये भी नहीं है। मतलब 29 जो है अभाज्य संख्या है। 29 क्या है? अभाज्य संख्या। रूट 7 क्या है? तो रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है ना। रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे परिमेय संख्या रूट 7 है, अपरिमेय संख्या 2 है। यह अपरिमेय है, ये परिमेय है। रूट 7 है सो अपरिमेय है और 2 है से परिमेय है। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 रूट 7। ठीक, यह भी क्या हो गया? अपरिमेय। कुल मिलाकर बात हुआ कि अपरिमेय और परिमेय का गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने बताया इसका आंसर अपरिमेय होगा। अब आइए आगे की बात। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलाने के लिए लगा समय कितना समय में? एक बिंदु पर तीनों मिल जाएंगे। जब भी ऐसा सवाल रहेगा कि एक वृत्ताकार पथ पर है या घड़ी रहेगा, घड़ी के घंटा या मिनट के या सेकंड के सुई, तो उसको आप तीनों को एलसीएम निकाल दीजिएगा, आंसर उसका आ जाएगा। यानी कि 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल कर दिखा दे। 3, 4 और 8 का एलसीएम लेना है तो 4 से डायरेक्ट लगा दीजिए, है ना। 4 एकम यानी कि 4 3 12 दूनी 24। इसका क्या हो गया?
आंसर हो गया। तो बच्चों 24 घंटे के बाद वो तीनों एक साथ मिल जाएंगे। अब देखिएगा 17/24 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है अशांत है क्या है, तो आपको ध्यान देना है 17/24 है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बतलाया था कि शांत होने के लिए 2 और 5 की जरूरत, ऊपर क्या है कोई मीनिंग नहीं। 24 को तोड़ा जाए, 24 को तोड़िए ये 12 हो गया, फिर तोड़िए 8, फिर तोड़िए आपको कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 6 होगा, 3 है ना। तो 2 की संख्या कितना हो गया, 3 है, वो 3 आ गया। तो 2 और 3 आ गया, 2 5 नहीं ना है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, तो बच्चों इसको देख लिया जाए, ध्यान से देखिएगा। 17 और 24 का दशमलव प्रसार अशांत संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय, अपरिमेय नहीं परिमेय, तो यह भी अपरिमेय है, ये √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ भी ये भी अपरिमेय है, यहाँ ये भी अपरिमेय है। याद रखिए बच्चों, जो रूट से बाहर निकलेगा वही परिमेय है, रूट के अंदर रहेगा परिमेय नहीं है। इन दोनों को कट किया इसीलिए 2 बचा। यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो f1 का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह f1 का मान पूछ रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने हम बता रहे हैं। f(x) के मान जो है लिखा है x³ - 5x² + 2x + 2 है ना। f1 के मान पूछा, तो f1 के मान पूछा है तो करना कुछ नहीं है, x की जगह पर 1 रख देना है, जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए। ठीक है, 1 रख देना है। तो बताइए 1 के क्यूब 1, 5 के 1 के स्क्वायर 1, फिर क्या होगा 2 1 है, 2 × 1 = 2 है ना। 1 - 5 + 2 + 2 4 है, कितना हो जाएगा 5 - 5 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपको ढूंढना है, ऑप्शन में लिखा हुआ है 0 2 1 -1, 0 में क्लिक कर देंगे। अब लिखा है रेखीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या। रेखीय कहेगा तो शून्यांक 1 होगा, द्विघात कहेगा शून्यांक 2 होगा, त्रिघात कहेगा शून्यांक 3 होगा, जितना घात उतना शून्यांक होगा। चलिए बच्चों आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। आपको एग्जाम में यह सवाल अक्सर आता है, ध्यान दीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो इसका घात क्या होगा 2, 3 रहता 3, 4 में जो बड़ा पावर रहेगा वही उसका घात होता है। तो यहाँ घात क्या होगा 2 होगा। समझ में आ गया होगा कि अगर घात 2 है तो उसका बड़ा पावर 2 है तो घात 2 होगा, बड़ा पावर 3 रहता 3 होता है। एक घात वाले रेखीय बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात, त्रिघात, रेखीय। अभी मैंने बताया कि जितना घात उतना बहुपद के नाम पड़ेगा, तो यहाँ एक घात की बात किया तो उसे रेखीय बहुपद के नाम से जानते हैं, रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। याद रखना बच्चों, अगर रूट में अगर XYZ रहेगा वो कभी बहुपद नहीं हो सकता। देखिए बच्चों निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो जो रूट में XYZ रहेगा वो कभी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ रूट में x है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। अंक यानी डिजिट रूट में रहेगा बहुपद रहेगा, केवल अंक रहेगा बहुपद रहेगा, यानी रूट में XYZ नहीं होना चाहिए, वो बहुपद नहीं होता है। दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, तो बच्चों उसका हल 1 होगा। प्रतिच्छेदी के लिए 1 हल होता है। संगत समीकरण युग्मों का हल कितना होगा, तो देखो बच्चों संगत में ऐसे तो अनंत भी होता है और 1 भी होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा।
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यांकों की संख्या पूछा है। ध्यान दीजिएगा मेरे बंधु, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यांक यानी बराबर 0, एक्स बराबर स्क्वायर उधर गया, पहले तो बराबर को उस साइड ले जाइए, अब स्क्वायर उधर गया √2। अब ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस √2 है ना, अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस √2 और बीटा बराबर माइनस √2। तो इसका शून्यांक हो गया प्लस √2 और माइनस √2। तो किधर है बच्चों, ध्यान दिया जाए क्वेश्चन, माइनस √2 प्लस √2 इसका आंसर होगा शून्यांक के लिए। ठीक, अब आगे देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या मैंने अभी आपको बताया कि द्विघात में शून्यांक 2, रैखिक में 1, त्रिघात में 3 होगा। अब देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो संगत ऊंचाई कहे, संगत भुजा कहे, आसानी से निकाल देना, रूट कर देना ब्रदर। अगर आप रूट में कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात है 9:4, ऊंचाई कहे फिर भी ठीक है, भुजा कहे फिर भी ठीक है, ऊंचाई लिखे या भुजा लिखे दोनों निकलना रहेगा, तो आपको रूट कर देना है। ठीक, इसका 3 इसका 2, तो आंसर क्या होगा 3:2। आपको ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है, उनके संगत ऊंचाई निकालना कहे या भुजा निकालना कहे, इसको रूट के अंदर में लेके चल जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3:2 होगा इसका आंसर। किधर है 3:2, बी नंबर ऑप्शन बी होगा। दो समरूप त्रिभुज के भुजा दिया है 9 और 16, सॉरी 4 और 9, तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात बताओ। देख मेरे भाई, अगर भुजा दे ले ऊंचाई दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देना, 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81, इसमें कहीं भी 16 अच्छा है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। तो भुजा न दिया है जी, आपको ध्यान देना है, भुजा या ऊंचाई के अनुपात दे। भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है 4:9, क्षेत्रफल कह रहा है तो करिए कुछ नहीं, स्क्वायर कर दिए, क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर देना है ना, यही इसका आंसर होगा, यानी कि 16:81। अगर भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर करेंगे, ऊंचाई का अनुपात देता है, क्षेत्रफल पूछता है, स्क्वायर करेंगे। अब चलिए बच्चों, अब इसमें लिखा हुआ है बिंदु -12 और -18 का भुज बताओ। तो जो पहले है भुज है, तो इसका भुज क्या है -12 हो गया, इसको कोटि बोलेंगे, इसको भुज, एक्स को भुज, वाई को कोटि के नाम से जानते हैं। बिंदु की कोटि बताइए, कोटि, तो ये भुज है, ये कोटि है, तो इसका ऑप्शन बी ए होगा। और कोटि यानी कि 7 है ना, माइनस भुज होता है, इसका भुज हो जाएगा -6, कोटि हो जाएगा -7, तो -7 होगा कोटि। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है, 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी निकालना। बीच की दूरी कहेगा, रूट में जाइएगा, 15 में से 9 घटाइएगा, 11 में से 3, बीच में प्लस, स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बनाया है, 15 - 9, 11 - 3, रूट में स्क्वायर है, बीच में क्या होता है, प्लस होता है। तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 6 के स्क्वायर बच्चों 36 है, 8 के 64, दोनों को मैंने जोड़ दिया, 100 आ गया, 100 को रूट से निकालेंगे 10। बीच की दूरी अक्सर एग्जाम में एक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी के कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा उसको रूट में ले जाएंगे, स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 के 9, 9 4 13, इसका आंसर हो गया। बीच की दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालना बहुत आसान है, दोनों को रूट करके जोड़ देना है। बीच की दूरी भी निकालना बहुत आसान है, ये दूसरा में से पहला घटाना है और बीच में स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है,
2 3 और -2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको आप बना लीजिएगा, ये आसान है। एक सवाल मैं आपको बीच की दूरी से रिलेटेड दे देता हूँ, इसको बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर 28 का आंसर यह है, जरूर कमेंट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव यहाँ से 100% आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। 100 क्वेश्चन है और इस वीडियो को देखिएगा तो एग्जाम में आपको जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बिंदु ए बी -a और b के बीच की दूरी। एक बार फिर आपको बीच की दूरी से रिलेटेड सवाल आ गया। बीच की दूरी आपको रहेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको a और b दिया है, ठीक, a है, यहाँ b है, इसका मान -a -b, तो a भी निकालना है तो इसको दूसरा में से पहला घटाना है, -a स्क्वायर कर देना है, फिर उसके बाद इसमें से दूसरा में से पहला घटाना है, -b, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, -2 के स्क्वायर और यहाँ भी जोड़ दीजिए -2b के स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 के माइनस के स्क्वायर तो प्लस होता है, ठीक है, +b स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 से √2 निकल जाएगा, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना। अब पूछ रहा है बिंदु -4 और 3 की स्थिति बताइए, मतलब किस चतुर्थांश में। तो ध्यान दीजिए बच्चों, चतुर्थांश से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था, आप ध्यान दीजिएगा तो सभी चीज़ों को आप समझ जाइएगा। देखिएगा इसमें क्या होता है, तो इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, दोनों माइनस है, और इसमें आपको प्लस होगा माइनस होगा। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये 4 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में प्लस रहे, एक्स में वाई दोनों डिजिट में प्लस रहे, फर्स्ट में आएगा। एक माइनस एक प्लस रहे, यानी एक्स माइनस वाई प्लस रहे, यानी पहले माइनस बाद में प्लस रहे, सेकंड में दोनों माइनस, थर्ड में पहले प्लस यानी एक्स प्लस वाई माइनस में रहे, तो आपको 4 मिल जाएगा। तो आइए इससे देखते हैं, यानी पहले माइनस है फिर प्लस है, माइनस और प्लस तो सेकंड में है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय पाद, द्वितीय तो चतुर्थांश में जाएगा। बिंदु x प्लस वाई से मूल बिंदु के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला है बच्चों, √x² प्लस y² होगा। अब देखिए 1 प्लस cot² थीटा का मान क्या होगा। अगर कॉट में है तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर कॉट रहे तो आपको लिखना पड़ेगा कॉसेक, और यही टेन होता तो सेक हो जाता। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर मान लिए क्वेश्चन में लिख दे sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, तो आपको से यहाँ लिखना चाह रहा है tan, तो tan लिखिएगा तो sec² थीटा माइनस 1। अगर आप लिखते हैं, देखिएगा जरा, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो आपसे पूछा क्या, तो cot के मान, cot² थीटा बराबर cos² थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपको ध्यान देना फार्मूला पर। तो ये फार्मूला हो गया 1 प्लस cot² थीटा बराबर क्या होगा, तो cosec² थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा, cos के साइन होगा, साइन के cos होता है, यहाँ cos है तो क्या आंसर होगा इसका, साइन। 9 tan² थीटा माइनस 9 sec² थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 9 tan² अल्फा माइनस 9 sec² अल्फा। ठीक है, 9 को कॉमन ले लो, tan² अल्फा माइनस sec² अल्फा। इसको उल्टा करेंगे, हालांकि इसका मान -1 होगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो कितना नंबर था,
इसका -9 होगा, क्योंकि 9 आपने कॉमन लिया था ना। देखिए -9 आंसर है। 9 में -1 से किए -9। देखिए मिस्टेक हो गया था। -9 सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ ऑब्जेक्टिव है सेक बटे कोस, tan बटे कॉट, साइन बटे कोस रहे, इन दोनों के जोड़ला पर 90 रहे, उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सवाल और है, साइन और कोस है, यहाँ सेक और कोसेक था, एंगल जोड़िए तो 29 और 11 दोनों जोड़ेंगे 90 आएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। इसको देखिए साइन 18 कोस 72, ये ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने कोस ऊपर साइन नीचे चलेगा, लेकिन एंगल हमेशा जोड़ने पर 90 आना चाहिए। 18 72 जोड़ेंगे 90 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। अब देखिएगा बच्चों आगे की बात आपको हम बताना चाहते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये चारों फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखिएगा जैसा कि लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दीजिए बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan के क्या होगा, सॉरी कॉट के क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan के हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक के फॉर्मूला क्या है 1 बाई साइन, और कॉस के क्या है 1 बाई सेक के होगा 1 बाई कॉस, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब लिखा हुआ है कॉस पाई बाई 3, इसको आपको गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अक्सर एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों पाई बाई 3 का मीनिंग क्या होगा, देखिएगा जरा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पाई का मतलब होता है 180, ट्रिग्नोमेट्री में पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 3 के मतलब 60, पाई बाई 4 मीन्स क्या होगा 45, पाई बाई 2 के मतलब आपको 90 हो जाएगा, और 2 पाई मतलब 360। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लिखा है पाई बाई 3 मतलब tan 60 डिग्री के मान, tan 60 डिग्री के मान √3 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 18, साइन स्क्वायर 72, देखिए रेशियो सेम है, एंगल जोड़ला पर 90 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। इसमें रेशियो अलग था, एंगल जोड़ने पर बराबर नहीं, एंगल जोड़ने पर 90 नहीं बल्कि बराबर है, इसमें एंगल बराबर है, रेशियो अलग अलग है, वैल्यू 1 है। इसमें रेशियो सेम है, एंगल जोड़ने पर 90 है, वैल्यू 1 है। देखिए 2 cos a बराबर √3 है, तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ भी देख लीजिएगा, आसान सा सवाल है, 2 cos a बराबर √3 है, तो cos a बराबर क्या होगा √3 बटे 2, cos में किसका मान √3 बाई 2 होगा, तो cos आपको हो जाएगा पाई बाई 6 यानी 30 के मान, इसको से इसको काट दीजिए, a बराबर पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, मतलब cos में 30 के मान पाई बाई 6 होता है, यानी √3 बाई 2 होता है। तो आइए बच्चों इसका मान देखा जाए, यह cos 30 डिग्री के मान हो गया।
3 थीटा बराबर 90 है, तो थीटा के मान, यहाँ भी सवाल आपको बन जाएगा, आसान सा सवाल है। 3 थीटा बराबर कितना दिया है 90, तो थीटा बराबर कितना होगा 90/3, यानी कितना लिखा जाएगा थीटा के मान, तो 30। आपसे पूछा क्या tan थीटा के मान, थीटा की जगह क्या लिख दीजिएगा 30, tan 30 के मान 1/√3 होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा 1/। देखिए बच्चों, अब लिखा हुआ है √3 sec थीटा बराबर 2, थीटा का मान ज्ञात है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने √3 sec थीटा बराबर 2 लिखा, 2 आ जाएगा नीचे, sec थीटा में 2/√3 किसका मान होता है, आपको डिग्री के मान याद करना पड़ेगा बच्चों। तो यह sec 30 के मान होगा, sec 30, sec से sec कट गया, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो हम लिख देते हैं इसका मान 30 डिग्री। अब tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान बताइए। अब आपको याद करना पड़ेगा वैल्यू कि tan में किसका मान √3 है, तो tan में tan 60 डिग्री के मान √3 होता है। अगर यहाँ 1/√3 होता तो tan 30 होता, यानी tan थीटा बराबर √3 है, इसका मान होगा 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समानांतर होती है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आंसर 2 होगा। चलिए बच्चों आगे देखिएगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। सभी वृत्त समरूप होते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होती है। देखिए ऑप्शन के साथ हम बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, कुछ नहीं करना बच्चों, इसको रूट में ले जाना। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना जी, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे ले 4 और 1। इसके त्रिज्या का अनुपात पूछे या परिधि के पूछे तो इसको रूट कर देंगे, आ जाएगा 2:1 होगा आंसर, 2:1 है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है तो उसकी त्रिज्या का परिमाप बताइए। देखिए बच्चों, अर्धवृत्त के परिमाप कितना दिया है 36 cm दिया है, तो बताइए अर्धवृत्त के परिमाप का होता है r × पाई + 2 होता है 36 cm। एक बात याद रखना लाइफ टाइम, पाई के मान 22/7 होता है और पाई + 2 के मान 36/7 होता है। तो यहाँ वही करना है, इसका मान लिख देना है r × 36/7, यहाँ 36 cm, इससे इसको कट कर दीजिए और इसमें गुना कर देंगे, 7 cm हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको लिखा हुआ है किधर है, अर्धवृत्त के परिमाप 36 cm है, त्रिज्या 7 cm। 2 वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है, तो इनको त्रिज्या का अनुपात बताएं। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, परिधि के अनुपात, व्यास के अनुपात, त्रिज्या के अनुपात एक ही होता है। परिधि के अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा 2πRh। अगर यही बात बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 2πRh। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 cm है, तो वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बच्चों, आपको लिखा है वर्ग के विकर्ण
√2 है ना। ध्यान दीजिएगा, वर्ग के विकर्ण कितना दिया है, वर्ग के विकर्ण 16√2 दिया है ना। तो वर्ग के विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, यानी 16√2 कट गया, भुजा बराबर क्या होगा 16 cm। ठीक है, याद रखिएगा वर्ग के विकर्ण 16√2 है, वर्ग के विकर्ण होता क्या है, √2 गुना भुजा होता है, √2 से √2 कट गया, भुजा बराबर आ गया 16 सेमी। आपको इसका भुजा हो जाएगा 16 सेमी। यदि एक अर्धवृत्त के परिमाप 36 सेमी है तो इसका त्रिज्या का अनुपात, जैसा कि यह सवाल पीछे भी था, तो इसका आंसर 7 होगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनके त्रिज्या का अनुपात, ये भी मैंने पहले बताया था, इसका भी आंसर 2:1 होगा। अब आइए 63 नंबर सवाल। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, 16 का मिलान चिन्ह, 16 का मिलान चिन्ह तुमसे पूछ रहा है, तो मिलान चिन्ह अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, 16 के तो 15 के लिए 1 5 2 5 कितना हो जाएगा 5 10 15 1 16, ये मिलान चिन्ह हुआ। ये 5 के लिए 10 के लिए हो गया 15 1 16 के मिलान चिन्ह। इसका बहुलक बताना है, तो जो ज्यादा बार रिपीट करेगा वही ना बहुलक होगा जी। देखिए 3 है 4 है 5 है 17 है ना, सॉरी 3 है 4 है 7 है 2 है 7 है 6 है 7 है 9। इसमें कौन ज्यादा बार रिपीट किया, 7 3 बार रिपीट किया, बहुलक इसका 7 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यदि 3 4 5 17 तथा x का मान 6 है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत आसानी से आप इसको बना दीजिएगा। देखिएगा माध्य कितना दिया है, माध्य आपको दिया है 6, सबको जोड़िए 3 + 4 + 5 17 + x। ठीक है, गिनिए 1 2 4 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे। माध्य कितना है 6, गुना कर देंगे, इसको जोड़िए 4 3 7 5 12 12 17 कितना हो जाएगा 29, और x और इसको गुना कर दीजिए 6 5 30, यानी कि x बराबर 30 - 29, x के मान 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा, बहुलक। तो ध्यान दीजिए, माध्य दिया है, इसमें माध्यिका होगा 3 गुने माध्य, 3 माध्यिका -2 गुने माध्य। अब माध्यक ज्ञात करना है, गिनिएगा 1 2 3 4 5 है, मतलब विषम संख्या है। असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, 2 होगा 2 से 3 होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा 8 8। गिनिए 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर कितना दिया है 5 है ना, 5 क्या है ऑड नंबर। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसको बीच में कौन है, बीच में क्या है 5, तो माध्यक क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिएगा किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो आपको मालूम है कि प्रायिकता के मान कभी भी 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं। तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा है, इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा है, ये प्रायिकता नहीं होगा, बाकी ये तीनों प्रायिकता होगा। P + P डैश बराबर 1 होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, असंभव घटना का प्रायिकता 0। किसी घटनाओं के प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। अब देखिए x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। देखिएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा है ना जी, यानी x² - 2x + 5 दिले, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 5। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, b के मान -2 है, a के मान 1 + 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना है +2 आंसर है। 19 और 25 के समांतर माध्य दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना। समांतर माध्य का यही फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ना है और 2 से क्या करना है भागा। 19 25 के का 19 और 25 के समांतर माध्य दोनों को, जब भी समांतर माध्य के दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है।
आपको 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 2 कट के 22, इसका आंसर 22 हो जाएगा। मिल रहा है ऑप्शन। अब देखिए समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर कहने का मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। किधर है देखिएगा बच्चों, 0 -4 -8 -12। तो सार्वंतर के फॉर्मूला है क्या है, -4 -0 -4 हो गया सार्वंतर, है ना। सार्वंतर का रूल है दूसरा में से पहला को घटाना है। अब आइए बच्चों, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद ज्ञात करें। तो 12वां पद कहने का मतलब आपको बहुत आसान रूल है, देखिएगा जब भी 12वां पद बोलेगा तो a + 11d कर देना है बस। अब इसमें देखना है 12वां पद है ना जी, तो 2 5 है 8 है, तो इसमें a के मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो सबसे पहले होता है a। और d कैसे निकलेगा, 8 - 5 = 3। तो बताइए a के मान 5 रख दिए, ठीक, 11 × d के मान 3, 5 + 33 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38, ठीक। अब 10वां पद है वैसे ही निकाल देना है, l समानांतर m हो तो d के मान निकालना है। ये भी आपको आसान सवाल है, देखिएगा जरा, d के मान निकालना है। तो d के मान निकालना है समांतर में ही, तो आपको कुछ नहीं इन दोनों को जोड़कर 180 के बराबर कर देना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3d + 50 + 2d + 20 = 180। तो जोड़ दीजिए d वाला को एक साथ, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5d, इसको 70 हो जाएगा 180, यानी 5d = 180 - 70, 5d = 100, सॉरी कि यहाँ कितना लिखा जाएगा, आपको हो जाएगा 110, ठीक। d बराबर कितना, 105 से कटेगा, d बराबर 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10, 22 आ जाएगा, ठीक। इसका वैल्यू 22 होगा। अगर दो त्रिभुज समकोणिक है तो समरूप होगा, है ना, दो त्रिभुज समकोणिक है तो समरूप हो जाएगा। 80 तक मैंने बना दिया, 81 नंबर देखिए, इसका मध्य बिंदु के नियामक बस दोनों को जोड़कर 2 से भगा देना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये फॉर्मूला इसका आंसर है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देखिएगा सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अब देखिए 2 cos² 60 डिग्री, cos में 60 डिग्री के मान क्या होगा, cos 60 डिग्री के मान हो जाएगा 1/2 होता है, 2 × 1/2 के स्क्वायर, है ना, 2 × 1/4, 1/2 आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इसको मैंने पीछे बनाया था, इसका आंसर cot² होता है। वर्ग अंतराल a और b का वर्ग चिन्ह a + b/2, वर्ग चिन्ह निकालना है, दोनों को 2 से जोड़कर 2 से भाग दे देना है। एक शंकु की ऊंचाई 24 है, त्रिज्या 6 है, तो आयतन बताइए। तो शंकु के आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, h बराबर 24 है और r बराबर कितना है, 6 cm है। तो आपको शंकु के आयतन याद होना चाहिए, 1/3 πr² h होता है। तो 1/3 पाई के मान 22/7, r के मान 6 और h के मान 24, 1/3 22/7, इसको 2 बार लिख दीजिए 24, है ना। अब इसको कटे तो काटिए, तो छोड़ दीजिए, कोई उतना ज़रूरत वाला बात नहीं है, यानी 3 दूनी 6 कट गया, ऊपर गुना कर देंगे और नीचे बटा में 7 लिख देंगे, ठीक। यदि समीकरण के मूल समान है, जब भी मूल समान रहेगा तो आपको लिख देना है बच्चों b/a हो जाएगा। अब इसमें मूलों का योग ज्ञात कर, मूल होगा, मूल ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, a² p² x² माइनस q² = 0, तो a² p² x² माइनस था, इक्वल को सेट गया प्लस,
अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया रूट बना, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट निकलेगा क्यू ए पी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू ए पी आंसर है, इसका आंसर ये होगा प्लस माइनस। शून्यांकों है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई है, तो इसमें सी है 10 है, ए का मान 1, इसका आंसर 10 होगा। अब इसको देखना है, इससे पहले इसको जान लेते हैं, साइन 90 का मान क्या होगा, तो 1 होगा। साइन स्क्वायर पाई बाई 4 यानी साइन 45 के मान क्या होता है, तो साइन 45 के मान हो जाएगा बच्चों, साइन 45 के मान 1/√2 है ना। साइन 45 के मान होता है आपको 1/√2, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 होगा, इसका आंसर 1/2। tan π/4 यानी tan 45, इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन एंगल सेम है कि नहीं, एंगल से जब एंगल सेम रहे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, यहाँ देखिए सेक, इसका आंसर 1 होगा, सेक π/4 इंटू कॉस π/4, तो सेक π/4 का मान क्या होता है, सेक π/4 देखिए लिख दिया और कॉस π/4, तो सेक π/4 का मान √2 होता है और इसका मान √1/√2 कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। tan 75, तो tan 75 बराबर क्या होगा, साइन 75 बटे कॉस 75। अब इसको देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब एक दो सवाल और है, ध्यान दीजिएगा, आखिरी तक बने रहिए, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा और यही आपको एग्जाम में जाकर लिख देना है। -4 और 8 है, भुज कौन है, जो शुरू में है भुज है। एक्स स्क्वायर -9 का समुच्च, पहले इसको देख लीजिए, के शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होगा। 2 सवाल और है जो बता देते हैं। एक्स स्क्वायर -9 के समुच्च का तो बराबर 0 कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर √9 यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ये भी बन गया, इसका मान हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं है, प्लस माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया था तो हमने आपको बता दिया। देखिए बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7 है, ए बराबर 1, बी बराबर -5, सी बराबर 7 है, इसका मान निकालना है। तो बी के मान दिया -5 और पहले से भी माइनस है, बटा में सी के मान क्या होगा 7, माइनस माइनस कट गया, 5/7 हो गया। तो मैंने आपको 100 सवाल का आंसर बताया ऑब्जेक्टिव में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी है इससे लाभ उठाए। धन्यवाद।